हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 8। जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है? कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। हम कोशिकाओं की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है अथवा निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? जैसे कि हमने देखा था, सभी सजीव क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इसी अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना में हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे जब मकान बनते हैं, घर बनते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ईंटों को जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जो शरीर होता है वो भी किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा एक बॉक्स दूसरे के एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई बॉक्स नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। कोशिका भवन के लिए ईंट की सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि हम देखते हैं, भवन के निर्माण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ईंटों की। ठीक उसी प्रकार सजीवों के जो शरीर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिकाओं की। यद्यपि भवन निर्माण में एकमात्र ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोशिकाओं फिर भी इनकी जो कोशिकाएं होती है वो बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? यहाँ हम देख सकते हैं रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई क्रोक की कोशिकाएं। यह हमको कोशिकाएं दिखाई दे रही है। कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ईंट की दीवार और ये क्या? हमारी प्याज की झिल्ली। ईंट की दीवार और प्याज की झिल्ली। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक इस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वहाँ आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। जैसे कि हम देखते हैं कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र में हम देखते हैं यहाँ पर दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकी
जीव कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा अमीबा और ये पैरामीशियम है। ये क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती है। एक कोशिकीय जीव जिसे अमीबा भोजन अंतर ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्रियाकलाप 8.1। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। कोशिका की आकृति हम यहाँ देख सकते हैं। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अभिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। हम देखते हैं अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें अमीबा की बदलती हुई आकृति पादप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं और आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि रक्त, पेशी, तंत्रिका कोशी दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, तर्कु रूपी पेशी कोशिका और लंबी शाखान्वित तंत्रिक कोशिकाएं। ये जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है चित्र A और B और C में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा प्रतिबंध होते हैं। यह झिल्ली पौधा एवं जंतुओं की कोशिकाओं और आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कोशिका का साइज। जो कोशिका होती है उसका साइज क्या होता है? सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर अथवा 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका साइज में 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा है, जिसका साइज 170 mm से लेकर 130 mm होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 8.2। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है। पीला भाग योक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्तक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। यह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार। जो कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसके कार्य क्या होते हैं?
आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7वीं में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों में बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। पहेली को समझ में आ गया है कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के भाग क्या होते हैं? कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका दीर्घ एवं केंद्रक। कोशिका दीर्घ एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका के आवागमन में नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संगठकों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथों द्वारा अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हो। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा प्रतिबंध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य। अब पहले हम यहाँ पर एक चित्र देखते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, ये क्या होती है? कोशिका ध्रुव। और यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक होता है। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है? एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका दीर्घ कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबाद करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि ये चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण जो हमारा ट्रेडेक्सिस या इलोडिया अथवा रोइयो, जो हमारा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की स्लाइड बनाई गई थी। पहेली ने भूजों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिकाओं का भी प्रेक्षण कर सकता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 8.4 एक स्वच्छ दांत खोदनी या टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो लीजिए। इनकी सहायता से गाल के अतिरिक्त परत को धीरे से खुरचिए, स्क्रैप कीजिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका प्रेक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका दीर्घ एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य की गाल कपोल कोशिकाएं। ये क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली, ये कोशिका द्रव और ये क्या होता है? केंद्रक। अब हम देख सकते हैं कोशिका दीर्घ। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका दीर्घ में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाई, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। अब हम देखते हैं केंद्रक।
सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जीन। जीन सजीवों में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हो तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका की क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीवद्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। पहेली जानना चाहती है कि पौधों, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक संरचना एक समान होती है। जीवाणु कोशिका केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, ये क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया है? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देती है। गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्राडेस्किया पत्ती कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है। इन्हें प्लेटिस्ट कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लेटिस्ट को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा प्रदान करते हैं और आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतुओं की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं की संरचना की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये चित्र, ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आइए पादप एवं जंतु कोशिकाओं की सामान्यताओं और अंतर की सूचीबद्ध करें। जो हम यह सारणी में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है, आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यह क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली, और ये क्या होती है? हमारी रिक्तिका होती है, केंद्रक होता है। ये कोशिका द्रव्य होता है, यहाँ पर होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक होता है ये कोशिका झिल्ली, और ये क्या होता है? हरित लवक या प्लेस्टिस कहलाता है। अब हम यहाँ देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं की हम तुलना कर सकते हैं। कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हमको। कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोट, जीन और बहुकोशिका। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रक अंग, कोशिकांग, प्लेज्मा झिल्ली, प्लेस्टिड्स और प्रोकैरियोट, पादप, उत्तक, एक कोशिक
और रिक्तिका और श्वेत रक्त कोशिका या WBC। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी है जिन्हें नग्न अंगों से देखा जा सकता है, उदाहरण मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार करती है जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है। कोशिका के 3 मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, एवं केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लेस्टिस कहते हैं वे केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। हरे प्लेस्टिस जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो ये हमारा चैप्टर यही समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।